हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आप लोगों को अर्थमेटिक के मिक्स्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहा हूँ। बाद में धीरे धीरे इसमें हम और क्वेश्चन ऐड करेंगे, जैसे नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन और भी जो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, मतलब कि आप आसानी से कर सकें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। तो सब बढ़िया। सभी से नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। ठीक, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है ये। आप लोग पढ़िए एक दो तीन बार, उसके बाद मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा एक दो बार, तो आइए मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, 8 वर्ष पहले राखी की आयु उसकी माँ की आयु का 2/5 था। ठीक है, राखी की बहन उससे 8 साल बड़ी है। तो 2 वर्ष बाद राखी की माँ और राखी की बहन की आयु का अनुपात 30:19 होगा। राखी की माँ की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो पहले मैं ये 8 वर्ष पहले राखी की आयु उसकी माँ की आयु का 2/5 था। तो राखी की आयु पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं राखी की आयु R। ठीक है, और राखी की माँ का M से मान लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि राखी की आयु उसकी माँ की आयु का 2/5 है। अगर उसकी माँ की आयु 5 है तो राखी की आयु कितनी होगी, 2। फिर आगे कह रहा है कि राखी की बहन उससे 8 साल बड़ी है। सिस्टर कितनी बड़ी है, सिस्टर मान लेते हैं S। ठीक है, मैं इसको 2x 5x मान लेता हूं। तो ये सिस्टर कितनी बड़ी हो जाएगी, 8 वर्ष। तो 2x + 8। इसमें एक क्वेश्चन में कहा है कि 8 वर्ष पहले, ये प्रेजेंट एज नहीं है, 8 वर्ष पहले की एज है। ठीक है, कितने की है, 8 वर्ष पहले की है। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद कह रहा है कि राखी की माँ और राखी की बहन की आयु का अनुपात कितना हो गया। राखी की बहन ये हो गई, सॉरी थोड़ा सा गैप ले लेता हूं, अभी जरूरत पड़ेगी। कह रहा है कि राखी की बहन की आयु का अनुपात 30 और राखी की माँ, सॉरी राखी की माँ और राखी की बहन का अनुपात 30:19 है। ठीक, तो मैं ले लेता हूं ये, राखी की माँ की आयु 30 और राखी बहन की अनुपात जो है 19 है। ठीक है, ये 2 वर्ष बाद है, प्रेजेंट एज से 2 वर्ष बाद है ये प्रेजेंट एज से 8 वर्ष पहले। तो प्रेजेंट एज कितनी होगी, अगर मैं इसमें 8 क्या कर दूं, जोड़ दूं, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी प्रेजेंट एज हो जाएगी। 2x + 16 हो जाएगा ये। ठीक, अगर मैं इसमें 8 जोड़ दूं तो 5x + 8 हो जाएगा। अगर मैं इसमें 8 जोड़ दूं तो 2x + कितना हो जाएगा, 8। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे दे रखा है कि 2 वर्ष बाद, मतलब प्रेजेंट एज से 2 वर्ष बाद। तो 2 वर्ष बाद अगर मैं इसमें 2 जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा, P + प्रेजेंट एज में 2 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा। राखी की माँ, सॉरी 2 वर्ष बाद, ये प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज में अगर मैं जोड़ दूं
राखी की माँ कितनी है, 5+8 +2 जोड़ दिया, 2 साल बाद की एज हो गई। और उसकी बहन का कितना है, 2x +16। अब क्या है, 2 साल बाद कह रहा है तो 2 साल बाद जोड़ दिया। उसका अनुपात कितना है, 20:19। ठीक है, अब इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 5x +10, 2x +18 इक्वल टू 30/19। ठीक, तो आगे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना होगा, 19×5 = 95x +190 इक्वल टू 30 दूनी 60, 18×19 कितना हो जाएगा, 18×3 324, 342। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ठीक, चलिए 35x, यहाँ आ गया कितना, 252 आ रहा है। 18×3 324, 18 कितना होगा, ओ सॉरी मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे होगा 30 दूनी 60 और 18×3 = 54। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, सॉरी हो जाती है गलती कभी कभी थोड़ा सा, तो माइंड मत करिएगा। तो ये कितना, यहाँ कितना हो जाएगा, 18×3 = 54, 540, सॉरी, तो 540 यहाँ सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 35x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये 200 घटा देते हैं, 10 जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 350 आ जाएगा। 35 दहम्मा 350, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 10 आ गई। अब हमसे पूछ क्या है, राखी की माँ की वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज क्या है राखी की माँ की, ये, तो प्रेजेंट एज ऑफ मदर, ठीक है, 5x +8, तो कितनी हो जाएगी, 5 × 10 + 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 58 ईयर। ठीक, कौन सा सही हमारा, सी नंबर, सॉरी ये वाला सी नंबर। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा तिबारा देखिएगा। ठीक है, तब भी नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, फिर से मैं बताऊंगा। और इस प्रकार के काफ़ी क्वेश्चन अभी आएंगे प्रैक्टिस में हमारे, तो डेली बेसिस पे आप जुड़े रहेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस में मिलेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ये, आप पढ़िए 1-2 बार, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, आपने पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ कैसे करना है इसे। पहले क्वेश्चन, राजेंद्र, मोहित और प्रणव ने कुल 1 लाख रुपए का निवेश किया। राजेंद्र ने मोहित से 400 रुपए अधिक निवेश किया, मोहित ने प्रणव से 4,000 रुपए अधिक निवेश किया, और मोहित ने प्रणव से 12,000 रुपए अधिक निवेश किया। 75 रुपए के कुल लाभ में मोहित का हिस्सा कितना होगा। ये कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए 3 लोगों ने मिलकर इन्वेस्ट किया, बाद में उन्हें कितना मिला, 75,000 रुपए इंटरेस्ट मिला, तो उसमें मोहित का हिस्सा कितना है। सीधा सीधा क्वेश्चन ये दे रहा है। तो हम इसमें क्या है कि अभी उसने एक्यूरेट नहीं बताया किसने कितना इन्वेस्ट किया है, लेकिन हाँ ये बताया कि कौन किससे ज़्यादा है कौन किससे कम है। तो हम यहाँ से निकालेंगे कि एक्यूरेट कौन कितना इन्वेस्ट किया है। ठीक है, और जितना इन्वेस्ट किया होगा उसी के रेशियो में हमें प्रॉफिट भी मिलेगी। ठीक है, तो रमेश को हम आर मान लेते हैं, ठीक, मोहित को एम और राजेंद्र को आर मान लेते हैं। ठीक,
अब ये कह रहा है कि मोहित ने प्रणव से 12,000 रुपये अधिक निवेश किए। सॉरी, यहाँ प्रणव होना चाहिए, पी, प्रणव को पी मान लेते हैं हम। ये प्रणव हो गया हमारा। मान लेते हैं प्रणव कितना निवेश किया, एक्स, आप कुछ भी मान सकते हैं। अब मोहित ने प्रणव से 12,000 रुपये अधिक निवेश किया। मोहित, प्रणव का ये एक्स है तो 12,000 रुपये ज़्यादा निवेश किया, तो एक्स प्लस कितना, 12,000। अब आगे यहाँ पे कह रहा है कि राजेंद्र ने मोहित से 4,000 रुपये अधिक निवेश किए। राजेंद्र ने मोहित से, अब ये इससे 4,000 रुपये अधिक निवेश किए, तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 12,000 प्लस कितना हो जाएगा, 4,000, 16,000 रुपये। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया। लेकिन ये कह रहा है कि टोटल तीनों ने मिला के 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट किए। ये टोटल इन्होंने 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट किए। ठीक है, तो हमको इनका डिवाइड कर देते हैं, मतलब ये कल जोड़ लेते हैं इनको। कितना हो जाएगा, 3x प्लस 16 12 28,000 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1,00,000। तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा, घट जाएगा 72। 1,00,000 में से 28,000 गया तो कितना, 72,000। तो x इक्वल टू 24। अब हमें x की वैल्यू पता चल गई, तो हम राजेंद्र, मोहित और प्रणव का एक्यूरेट मान बता सकते हैं कितना कितना इन्वेस्ट किया। अगर x का 24,000 है, 24 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 40,000। राजेंद्र ने कितना इन्वेस्ट किया, 40,000। ठीक है, और मोहित ने 24,000 प्लस 12,000 36,000 रुपये। और प्रणव ने सिर्फ एक्स निवेश किया, मतलब 24,000 निवेश किया। अब इनके बीच के रेशियो निकाल लेते हैं, क्योंकि जो हमें प्रॉफिट मिला है वो हम इनके इन्वेस्ट के हिसाब से ही जो रेशियो होगा उसी में तो डिवाइड करेंगे। अगर जिसने ज़्यादा इन्वेस्ट किया है उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जिसने कम इन्वेस्ट किया उसको कम। तो हम रेशियो निकाल लेते हैं, ये 3 जीरो सब में है तो कट जाएगा। और 8 पंचे 40, 8 से कटेगा नहीं, 4 9 36, 4 दहम्मा 40, सॉरी 4 दहम्मा 40, 4 9 36, 4 छंग 24। ठीक, इनका जो रेशियो आ गया, कितना आ गया, राजेंद्र, मोहित और प्रणव का 10 9 6। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसी रेशियो में इनके प्रॉफिट का डिवाइड करना है। तो 10 9 16, 10 9 6 कितना होगा, 9 6 15 10 25। 25 यूनिट बराबर कितना है, 75,000। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 3,000। तो 6 यूनिट बराबर 18,000। प्रणव को कितना मिला, 18,000। और मोहित को कितना मिला, 9 त्रिक 27,000। तो हम सबका नहीं निकालते, यहाँ पे हमने मोहित का ही पूछा है, तो कितना हो गया, 27,000। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आप लोग ध्यान से 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए, क्योंकि जितना पढ़ेंगे उतना आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। लेकिन आपको पढ़ना है ध्यान से कि दिया क्या है और पूछ क्या रहा है आपसे। ठीक है, आप पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ कि करना कैसे है। आपने पढ़ लिया होगा, चलिए मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। एक दुकानदार एक वस्तु को 6,000 रुपये में खरीदता है और उस पर 33.33% की वृद्धि करता है। उसने इसे क्रमशः पहले 20% का छूट दिया, फिर जो छूट के बाद जो अमाउंट आया उस पर 200 रुपये की और छूट दी, मतलब 2 क्रमिक छूट देकर बेच दिया। यदि उसने इन दोनों छूटों को आपस में बदल दिया, बदलने का मतलब समझ रहे हैं कि पहले उसने क्या किया कि बढ़ाने के बाद जो एमआरपी थी उस पर 200 रुपये की छूट दे दी, बाद में फिर 20% का छूट दिया।
तो लाभ की राशि में क्या परिवर्तन होगा। मतलब ये पूछ रहा है कि अगर ये देते हैं तो कितना मतलब लाभ होता, और ये देने पर छूट कितना लाभ होगा, उन दोनों के बीच का अंतर क्या है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसने क्या किया, दुकानदार 6,000 रुपये में कोई एक वस्तु खरीद के लेके आया। ठीक, कितने में, 6,000 रुपये में कोई वस्तु खरीदी उसने। कह रहा है उस पर 33% की वृद्धि हुई कर दी। मतलब ये कॉस्ट प्राइस इतना था, अब उसने 6,000 रुपये की वृद्धि कर दी, मतलब उसको मार्क प्राइस बना दिया। ठीक, अब 33% की वृद्धि का मतलब है, प्लस 33 की वृद्धि का मतलब उसने क्या कर दिया, 33.33 का मान कितना होता है, 1/3। अब उसने क्या कर दिया, 3 से, ये देखिए, ठीक है, तो वृद्धि किस पे होती है, सीपी पे होती है। तो अगर सीपी 3 था, अब क्या कर दिया, मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी हमारे, 4। ठीक, तो 3 की वैल्यू 6,000, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8,000। ठीक, समझ में आया आपको। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, मार्क प्राइस 8,000। ठीक, अब इसमें दो कंडीशन दिया उसने, इसे क्रमशः 20% और 200 रुपए की दो क्रमिक छूट दी। तो हम पहले कंडीशन लेते हैं। ठीक, हमारा मार्क प्राइस कितना है, 800 रुपए का कोई मार्क प्राइस वाला सामान है। उस पर कह रहा है कि उसने क्या किया कि पहले 20% का छूट दिया। तो 20% का अगर छूट दे दिया तो कितना हो गया, ये सामान कितने में बिका, 80% में। 20 छूट दे दिया तो कितना बिका, 80% में। फिर बाद में कह रहा है कि 200 रुपए और छूट दे दिए, मतलब जितने में बिका उसमें 200 रुपए और छूट दे दिए। तो अब इस बिकने, ये अब ये कितने में बिका। ठीक, तो इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, कितना हो गया, 8×64, मतलब 6400। 6400 में 200 रुपए और कम कर दीजिए, कितना हो गया, 6200 रुपए में। अब वो सामान कितने में बिका, 6200 रुपए में। अब आगे कह रहा है कि यदि उसने इस दोनों छूटों को आपस में बदल दिया। अब क्या कर रहा है सेकंड कंडीशन में, कि सामान तो 8,000 का ही है, लेकिन अब क्या कर रहा है कि उसे 200 रुपए की छूट पहले दे रहा है। ठीक है, अगर 200 रुपए की छूट पहले दे रहा है तो हम क्या करेंगे, 200 रुपए घटा देते हैं। तो अब हमारे पास कितना बच गया, 7800। फिर कह रहा है कि अब 20% की छूट देनी है हमें। ठीक है, तो हम अब इसे कितने में बेचेंगे, 80% पे। ठीक, 80% पे बेचेंगे, सॉरी यहाँ पे हटा बढ़िया, 80 लीटर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैंसिल कैंसिल, कितना हो जाएगा, 8×64, 6, 8×7 = 56, 6 62। अब कितने का भी क्या, 6240। तो ये पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में कितने का अंतर हुआ, कितने का अंतर हुआ। अब आप ही बता सकते हो कि पहले अगर ये वाली कंडीशन चल रही थी तो 6200 रुपये में बिक रहा था, और ये कंडीशन चल रही है तो 6240 रुपये में। तो हमें प्रॉफिट कितने का हो गया, 40 रुपए का। कितने का हो गया, 40 रुपए का। तो हमारा कौन सा आंसर सही है, डी। ठीक है, समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, पढ़िए आप लोग ध्यान से इसे, एक बार, दो बार, तीन बार, और सोचिए कहना क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। फिर मैं बताता हूं कि इसे सॉल्व कैसा करना है। ठीक है, पढ़िए आप पहले ध्यान से इसको। आपने इसे पढ़ लिया होगा, चलिए मैं बताता हूं इसे करना कैसे है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण, मतलब एक कोई मिश्रण है जिसमें 40 लीटर दूध और पानी है। ठीक है, को 56 लीटर दूध और पानी के साथ 56 लीटर दूध और पानी के साथ
जिसका अनुपात 4:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। तो पहले मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा के बीच का अंतर कितना है? ये कह रहा है कि कोई मिल्क एंड वाटर का वो रेशियो है, मिक्सचर है, सॉरी, जो 40 लीटर है। उसका अनुपात नहीं दे रखा है उसने कि कितना है, ठीक है, क्योंकि वही पूछ रहा है। पहला मिक्सचर यही है हमारा, तो पहले मिक्सचर में दूध और पानी की मात्रा के बीच का अंतर ही तो पूछ रहा है, यही पूछ रहा है कि 40 लीटर दूध में पानी और दूध के मिश्रण मतलब अनुपात क्या है, ठीक है। 56 लीटर दूध और पानी के साथ जो है वो ये दोनों जो है वो 4 और 3 के अनुपात में है, और दोनों को मिलाने के बाद जो अनुपात आ रहा है वो 2:1 का अनुपात आ रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 40 में जो लीटर का मिक्सचर है इसमें क्या अनुपात था। तो चलिए ये मिक्सचर 1 मान लेते हैं, मिक्सचर ये 2 है हमारा। तो इन मिक्सचर, इन सेकेंड मिक्सचर, सॉरी, in second mixture, milk and water, ठीक है। तो कितना होगा? ये कह रहा है कि 56 लीटर है टोटल, जिसमें क्या है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है, 4:3। तो हमारा मिल्क कितना होगा, 4 3 7 बराबर 7 यूनिट बराबर 56, तो 1 यूनिट बराबर 8। तो 8 चौक 32 लीटर हमारा क्या हो गया, मिल्क हो गया। और वाटर कितना हो गया, 24 लीटर, ठीक है। अब आगे दे रखा है कि अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 2:1। तो अंतिम अनुपात का मतलब क्या है, 40 लीटर भी मैंने मिला दिया और ये 56 लीटर, तो अब कितना हो गया, ये 96 लीटर। तो इन फाइनल मिक्सचर, ठीक है, मिल्क एंड वाटर कितना हो गया, एंड वाटर, ठीक। अब टोटल कितना हो गया, मैं इसको भी जो ऐड कर लेता हूं, जोड़ लेता हूं, क्योंकि फाइनल में क्या है, दोनों जुड़ रहा है और उसका अनुपात हमें दे रखा है। तो कितना हो गया, ये 96 लीटर मिक्सचर है हमारा, जिसका अनुपात मिल्क एंड वाटर का कितना है, 2:1। 2 + 1 बराबर 3 यूनिट बराबर कितना है, 96 लीटर। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 32 लीटर। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 32, तो 2 यूनिट बराबर 64 लीटर मिल्क, ठीक है, LTR, सॉरी, 64 लीटर। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 32 लीटर, ठीक है। अब देखिए इस यहाँ पे हमें क्या हुआ, टोटल पता चल गया, और यहाँ पे सेकेंड हाफ, तो फर्स्ट हाफ तो निकाल ही सकते हैं ना, फर्स्ट मिक्सचर में तो निकल ही सकता है, क्योंकि पहले में नहीं पता था, पहले दूसरे में पता हो गया और लास्ट में पता हो गया कि कितना कितना मिल्क एंड वाटर फाइनल मिक्सचर में और सेकंड में। तो हम यहाँ पे फर्स्ट मिक्सचर में तो निकाल ही सकते हैं कि कितना बचा, मिल्क एंड वाटर, कितना होगा, मिल्क एंड वाटर, सॉरी रेशियो में नहीं, ठीक है। मिल्क कितना होगा, वाटर कितना होगा, अगर फाइनल में मिल्क कितना है, 24 लीटर है
और सेकंड में 32, तो फर्स्ट में कितना होगा? 32 लीटर। और वाटर कितना है कि फाइनल में 32 है और सेकंड में 24, तो यहाँ कितना होगा? 8 लीटर। हमसे पूछ क्या रहे? पहले मिक्सचर में दूध और पानी की मात्रा के बीच का अंतर, तो अब बता दीजिए कितना है? 24 लीटर। कितना है? 24 लीटर। अंतर कितना है? 24 लीटर। कौन सा आंसर सही है हमारा? बी। ठीक, समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, तो ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। मैं इसका 2 प्रोसेस बताऊंगा, एक बेसिक एंड एक ट्रिक। तब तक आप पढ़िए ध्यान से और देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन दिया क्या है और पूछ क्या रहा है आपसे। ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। बढ़ते हैं, मतलब हम बताते हैं कैसे करना है। ठीक है, ये कह रहा है कि 80 किमी प्रति घंटा की गति से यात्रा करते समय एक बस x किमी की दूरी तय करने में वास्तविक समय से 30 मिनट अधिक लेती है, और यदि 120 किमी की प्रति घंटा की गति से समान दूरी तय करने में 15 मिनट कम लेती है। अगर वो 80 की स्पीड जा रही, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 80 की स्पीड से जा रही है तो वो टाइम लेती है 30 मिनट ज़्यादा लेती है, जो भी टाइम था उससे 30 मिनट ज़्यादा लेती है। अगर 120 की स्पीड से जाती है तो जो टाइम फिक्स टाइम था उससे 15 मिनट कम लेती है। तो चलिए बताता हूँ। ठीक है, तो वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई एक डिस्टेंस है, ठीक है, कोई एक डिस्टेंस है x दूरी की, अगर वो 80 किमी प्रति आवर की स्पीड से जा रहा है तो टाइम कितना ले रहा है? जो भी टाइम था उससे वो कितना ज़्यादा ले रहा है? 30 मिनट, मतलब 1/2 आवर। ठीक है, क्योंकि ये किमी प्रति आवर में है तो मैंने इसको भी क्या किया? आवर में चेंज कर दिया। बाद में वो कह रहा है कि अगर यही दूरी सेम है, ठीक है, डिस्टेंस सेम है, लेकिन अब क्या किया उसने? स्पीड अपनी बढ़ा ली, 120 किमी प्रति आवर कर दिया। तो अब टाइम कितना लग रहा है? पहले जो टाइम था उससे कितना कम लग रहा है? 15 मिनट। 15 मिनट मतलब 1/4। ठीक है, अब टाइम कितना लग रहा है? इतना। तो देखा जाए तो दूरी क्या है? आपस में बराबर हैं, क्योंकि यस बराबर क्या होता है? डी/टी। अगर डिस्टेंस बराबर है तो क्या हो जाएगा? S1 T1 S2 T2, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है। तो हम क्या करते हैं, पहले हमारी जो यस मतलब स्पीड कितनी है? 80। टाइम कितना लग रहा था? T + 1/2। ठीक, और बाद में अगर स्पीड इसने क्या कर दी? 120, और अब टाइम क्या लग रहा है? T - 1/4। अब इसे हम क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा, पहले इसको काट लेते हैं। 40 × 80, 120, कितना हो जाएगा? 2T। 2 में 1/2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3T - 3/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको इधर ले जाएंगे तो कितना आएगा? T, और इसको इधर, तो 1 + 3/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 7/4। ठीक है, तो हमारा टाइम कितना आ गया? ये आ गया 7/4। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि हमारी
डिस्टेंस कितनी होगी, मतलब x, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हम 80 ले रहे हैं तो टाइम क्या लेंगे, t। अगर ये आ गया तो टाइम कितना हमारा है, t+1/2, तो कितना होएगा ये 7/4, टी की जगह 7/4 प्लस 1/2। अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 80 इंटू ये कितना हो जाएगा, 7×2=9, कितना हो जाए 4×2=8, 20। एक्स बराबर कितना आ गया हमारा, मतलब डिस्टेंस कितनी आ गई हमारी, 180 किमी, सॉरी। तो हमारा ये है क्या है, बेसिक, मतलब बेसिक प्रोसेस है, हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। आपको ये भी आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से नहीं आते हैं, तो बेसिक आपको आना भी जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारा, चलिए अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक स्पीड मेथड बताता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक। ये कह रहा है कि 80 की स्पीड से, किमी की स्पीड से जा रहा है, तो टाइम कितना लग रहा है, जो भी टाइम था उससे 30 मिनट ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। और अगर 120 की स्पीड से, किमी प्रति आवर की स्पीड से जा रहा है, तो जो भी टाइम था उससे क्या लग रहा है, 15 मिनट कम लग रहा है। तो आपको पता है, लेकिन डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो डिस्टेंस सेम है, तो अगर डिस्टेंस सेम है तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। अगर डिस्टेंस सेम है तो क्या होगा, S1/S2 इक्वल टू T2/T1, ठीक है। अगर स्पीड क्या हो रही है, 80 से 120 हो रही है, मतलब पहले की स्पीड कितनी थी 80, बाद में कितनी हो गई 120, तो टाइम क्या हो जाएगा उल्टा। पहले मैं इसका रेशियो निकाल लेता हूँ, 4×2=8, 4×3=12। पहले रेशियो थी स्पीड एंड की 2 से 3, ठीक है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, मैंने इसलिए पूरा सॉल्व करके बता दिया, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा टाइम का रेशियो, 3:2, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो टाइम का अंतर कितना आ रहा है, 1 यूनिट। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ 15 मिनट जब 80 की स्पीड जा रही थी तो 30 मिनट ज़्यादा लग रहे थे, ठीक। और जब 120 की स्पीड से जा रही थी तो 15 मिनट क्या होता है, कम लग रहे थे। तो इनके इनके बीच का अंतर कितना होगा, 45 मिनट। तो 1 यूनिट बराबर कितना, 45 मिनट। अगर मैं 45 मिनट को आवर में चेंज कर दूं तो कितना होगा, पहले इसको गुणा कर लेते हैं। अगर ये यूनिट बराबर 45 मिनट, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो गया, 180 मिनट, ठीक। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 135 मिनट, ठीक। अब ये कह रहा है कि हमारी स्पीड कितनी होगी और डिस्टेंस कितनी होगी। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। अगर स्पीड 80 की ले रहे हैं तो टाइम कितना लग रहा है, 135 मिनट। 135 मिनट को हम क्या कर देंगे हावर में, क्योंकि किमी प्रति हावर में है, तो ये भी किमी प्रति हावर में कर दिया, 60 से भाग दे दिया। 15×9=135, 15×4=60, 4×2=8, 9×2=18, कितना हो गया 180 किमी।
अगर ये भी लेते तब भी यही था कि मान लीजिए हम ये ले रहे हैं, तो स्पीड कितनी है 120 किमी, टाइम कितना है 180, सॉरी 45 दूना 90 होगा, 45 दूना 90, सॉरी भाई मिनट, तो 90 मिनट, 90 मिनट को आवर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 30 तिहाई 90, 30 दूनी 60, 60 कितना आ गया, यहाँ भी हमारा कितना आ रहा है 180 किमी। तो आपको ये सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये चीज़ें आपके माइंड में होगी कि अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके ये चीज़ें जो है माइंड में आ जाएंगी। आपको बस इतना ही करना है, ये इतना करना है, इसके बाद इतना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ये, आप पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, उसके बाद मैं बताता हूँ कि इसको करना कैसे, ठीक है। आपने पढ़ लिया होगा, चलिए मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है। शिखा ने अपनी कुल धनराशि में से 40% अपने भाई को दिया। शिखा ने अपनी प्रारंभिक धनराशि का 20% अपनी बहन को दिया और उसके भाई ने शिखा से प्राप्त धनराशि का 10% अपनी बहन को दिया। यदि उसकी बहन को कुल 9600 रुपये मिले तो शिखा के पास प्रारंभ में कुल कितने। देखिए मान लेते हैं, मैंने मान लिया, लेट हिम, कि शिखा के पास कितने धनराशि है 100x, कितना है 100x। उसने क्या किया कि 40% अपने भाई को दे दिया, ब्रदर को, ब्रो को। तो कितना हो जाएगा ये 40% मतलब 40x, और प्रारंभिक की मतलब ये 100x की बात कर रही है, प्रारंभिक धनराशि मतलब ये 100x का 20%, कितना 20%, 20% क्या किया इसने, 20% इसने अपनी बहन को दे दिया, सिस्टर को, ठीक है। तो ये इसके पास कितना हो गया 20x। बाद में उसके भाई ने शिखा से प्राप्त राशि को का 10% अपनी बहन को दे दी। ये ब्रदर को जितना मिला था उसने भी क्या किया, अपना 10% अपनी सिस्टर को दे दिया। कितना दे दिया 10%, 10% अपनी सिस्टर को दे दिया, ठीक है, 10% अपनी सिस्टर को दे दिया। तो ये 10% कितना होगा 40 का 4x। अब इसके पास टोटल कितना हो गया 24x, ठीक है। यहाँ पे 24x आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि उसकी बहन की कुल राशि, क्वेश्चन में 9600 कह रहा है, हाँ हमारा जो निकला है वो 2400 निकला है। तो 24x इक्वल टू 9600 मतलब 9600, तो x बराबर कितना 400, x की वैल्यू में पता चल गई। तो पूछ रहा है शिखा के पास, तो हाँ शिखा के पास कितना था 100x, ठीक है। तो 100 में अगर 400 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40,000। शिखा के पास शुरू में कितना था भैया 40,000 रुपये, 40,000 मतलब ये सी वाला सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। पढ़िए आप लोग ध्यान से इसे, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है। बस आप पढ़िए एक बार, 2 बार 3 बार, ठीक, फिर मैं बताता हूँ करना कैसे। चलिए आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ करना कैसे इसे। यदि गेहूं के मूल्य में 41.66% की वृद्धि होती है और गेहूं पर किया गया व्यय समान रहता है तो ग्राहक को गेहूं की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। हमें पता है एक फॉर्मूला, प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर कितना होता है एक्सपेंडिचर, ये तो पता ही है सभी को, नहीं पता है तो ये होता है, ठीक है।
वो कह रहा है कि हमें क्या करना है कि व्यय मतलब एक्सपेंडिचर हमारा समान होना चाहिए। अगर गेहूं के मूल्य में वृद्धि हो रही तो खपत हमें क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो 41.66% का मान होता है 5/12। ठीक है, ये कह रहा है कि 41.55% की वृद्धि हुई। तो पहले अगर 12 थी, ओल्ड में प्राइस क्या थी, 12 थी, मैंने ठीक है मान लिया 12 थी, तो अब 41.66% जो है मतलब 5 की वृद्धि हो गई। तो अब क्या हो गया हमारा न्यू प्राइस, 12 से 5 17 हो गया। ठीक है, तो क्या है कि एक्सपेंडिचर में समान रखना है। अगर एक्सपेंडिचर समान रखना है तो कंजप्शन में क्या करना पड़ेगा, हमारा कम करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी। ठीक, जैसे मान लीजिए ये हमारा हो गया प्राइस, तो अगर प्राइस इक्वल टू कितना होगा, एक्सपेंडिचर अपॉन कंजप्शन। तो अगर एक्सपेंडिचर समान है तो हमारा क्या हो गया, प्राइस का उल्टा कंजप्शन हो गया। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, 17 से 12, तभी तो हमारा एक्सपेंडिचर समान होगा। यहाँ पे देखिए कितना कम हो रहा है, 5 यूनिट, यहाँ भी 5 यूनिट कम हो रहा है। तो ये कह रहा है कि ग्राहक को गेहूं की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो 5 यूनिट की कमी हो रही है किस पे, 17 पे। तो 5/17 परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100%, 100 का गुणा कर देते हैं, कमी कितने की हो रही है। ठीक है, तो कितना हो गया ये, 500 भागे 17, तो कितना हो जाएगा, 17 दूना 34, 51 ज़्यादा हो जाएगा। तो 0.1%, 29.41% आएगा। ठीक है, तुम्हारा कौन सा सही है, ये, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट पता चला है 17 मतलब 510 होता तो 30 बार जाता, तो ये हमारा सही है। ठीक है, ये आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोग पढ़िए इसे ध्यान से, फिर मैं बताता हूं इसे करना कैसे। ठीक है, चलिए आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूं इसे करना कैसे है। ठीक है, कह रहा है ए बी और सी मिलकर कार्य का 20% भाग 25 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी ने मिलकर काम शुरू किया और 250 दिनों के बाद दोनों ने काम छोड़ दिया। सी अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। यदि सी अकेला पूरे कार्य को 200 दिनों में पूरा कर सकता है तो पूरा कर सकता है। ठीक है, ए बी और सी मिलकर कार्य का 20% अगर 25 दिनों में कर रहे हैं तो आप ही बताइए 100% कितने दिनों में। कोई भी कार्य जब किया जाता है तो अपने आप में क्या होता है, 100%। अगर 20% 25 दिन में कर रहे हैं तो 100% कितने दिनों में करेंगे, 125 दिनों में। तो ए कर रहा है, बी प्लस सी कर रहे हैं कितने दिनों में, 125 दिन में 100% काम करेंगे। इधर मैं छोड़ देता हूं क्योंकि ये 2 भाग में दिया है तो यही पूछ भी रहा है, तो मैं लास्ट में देख लेता हूं। यदि सी के पूरे कार्य को 200 दिनों में पूरा कर सकता है, सी कार्य को 200 दिनों में पूरा कर सकता है, तो 200। ठीक है, अब मैं इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूं। एलसीएम इसलिए ले रहा हूं कि मैं यहाँ पे वर्क कुछ भी मान सकता हूं। मैं एलसीएम लेके इसलिए कर रहा हूं कि ताकि इससे भी डिवाइड हो जाए और इससे भी डिवाइड हो जाए, और ताकि हमें आसानी से मतलब एफिशिएंसी मिल जाए। यहाँ मैं मानने को तो कुछ भी मान सकता हूँ, बाद में इसे डिवाइड करूँगा तो इससे इफिशिएंसी दशमलव में आए तो गड़बड़ हो सकता है। इसलिए हमेशा क्या करते हैं, हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 125 अट्ठे 1000 250 1000, 1000 आ गया, इसका एलसीएम मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम वर्क में डे से भाग दें तो क्या आता है हमारा, इफिशियंसी। ये हमारी क्या आएगी, हमेशा इफिशियंसी आई। तो यहाँ पे कितना हो गया, 8
और 200 में भाग देंगे तो यहाँ कितना आ गया 5। ये तीनों की एफिशिएंसी है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी है, और ये केवल सी की एफिशिएंसी है। तो तीनों में से सी की एफिशिएंसी घटा देते हैं तो कितना क्या मिलेगा हमें, ए प्लस बी की एफिशिएंसी मिलेगी, कितनी आ रही है 3। और टोटल वर्क कितना है हमारा, ये है टोटल वर्क हमारा। कह रहा है, अब यहाँ पे आते हैं, ए और बी ने मिलकर काम शुरू किया और 250 दिनों के बाद दोनों ने काम छोड़ दिया। तो 250 दिनों तक तो कुछ काम किया होगा, तो 250 दिन तो काम कितना किया उसने, एफिशिएंसी इनकी 3 है, 3 की एफिशिएंसी से इन्होंने काम कितना किया 750 किया। तो अगर इन्होंने इतना काम कर दिया तो हमें रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, रिमेनिंग वर्क कितना बच गया 1000 माइनस 750, 750 है, ठीक है। तो कितना बच गया 250। अब ये 250 सी अकेला कर रहा है, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि कितने दिनों में कर रहा है, तो सी का डेज जो होगा सॉरी, अरे साला ये यार। तो सी डेज में क्या करेगा, सी डेज में ये होगा कि हमारा कितना बच रहा है 250, वर्क कितना बच रहा है हमारा 250। अगर मैं इसकी इफिशियंसी से भाग दे दूं, इफिशियंसी कितनी है हमारी सी की 5, तो हमारा कितना क्या निकल आएगा, कितने डे में करेगा, कैंसिल करते हैं कितना आ जाएगा 50। तो ये बचा हुआ वर्क कितने दिन में करेगा 50 डेज में, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ये, ठीक है। आप लोग पढ़िए इसे 1-2 बार, फिर मैं बताता हूं इसे करना कैसे। चलिए आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे कैसे करना है। इसके मैं 2 प्रोसेस बताऊंगा, एक लॉन्ग बेसिक, एक शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से, ठीक है। तो एक धनराशि 2 वर्षों में 15% साधारण ब्याज पर 5200 रुपये हो जाती है, और 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की 8% दर से 5760 रुपये हो जाती है। तो आर का मान बताना है हमें, इसका मान बताना है, ठीक है। अगर 2 वर्षों में 15% साधारण ब्याज की दर पर 5200 रुपये हो जाती है, चलिए आप लोगों ने इसे पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। एक धनराशि 2 वर्षों में 15% साधारण ब्याज पर 5200 रुपये हो जाती है, 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 8% की दर से 5760 रुपये हो जाती है। तो आर का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, आर की वैल्यू बतानी है। एक धनराशि 2 वर्षों में 15% साधारण ब्याज पर 5200 रुपये हो जाती है। 5200 मतलब ये है कि ये जो 5200 है ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, ये प्रिंसिपल मनी प्लस इंटरेस्ट दोनों है। प्रिंसिपल मनी प्लस इंटरेस्ट दोनों है, कितना है 5200, ठीक है। और हम इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT/100, क्योंकि हमें इसने क्या दिखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम दोनों दे रखा है। पी की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो पी की मैंने पी मान रखा है, ठीक है। तो पी आर की जगह 15, समय 2 साल, कितना हो गया ये हो गया हमारा, कैंसिल करते हैं,
5 ने 15, 5 दूनी 10, 2 दहम्मा 20, कितना आ गया 3r/10। यहाँ से अगर मैं p निकालना चाहूँ तो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू रख देते हैं, कितना है 3r बाई, सॉरी यहाँ p होगा, r की तो वैल्यू रख दी हमने, ठीक है 3p/10, ठीक है, इक्वल टू कितना आ रहा है, दिया है 5200। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30p/10 इक्वल टू 5200, ठीक, 13 चौका 52, 400 आ गया। तो p का मान कितना हो गया 4000। यहां से हमें क्या पता चल गया, प्रिंसिपल मनी, ठीक है। तो आगे कह रहा है, यहां पे इसने क्या दे रखा है, यहां भी अमाउंट दे रखा है, ठीक है, ये भी अमाउंट ही था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हम फॉर्मूला जानते हैं, ए इक्वल टू p1 प्लस r/100 इंटू टाइम n, ठीक है। अमाउंट कितना दिया है 5760, प्रिंसिपल मनी कितनी हमारी आई 4000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, इस समय 2 साल। तो यहां से मैं क्या करता हूं, 0 से 0 कैंसिल कर देता हूं, ठीक है, 576/4, 1 प्लस r/100 का स्क्वायर, ये किसका वर्ग है, तो ये है 24/20 का स्क्वायर, 1 प्लस r/100, दोनों तरफ स्क्वायर है, तो ऊपर का मान बराबर है तो नीचे का मान भी ये, ठीक, घात बराबर है तो इसका मान भी, बेस का मान भी बराबर होगा। तो 24/20 1 प्लस r/100, पहले ये कट रहा है, 4 पंचे 20, 4 छंग 24 काट लेते हैं, 6/5 1 प्लस, सॉरी इक्वल टू है r/100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 1/5, 1 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 1/5 आएगा, ठीक, अपान इक्वल टू 1/r/100, ठीक, कैंसिल, r इक्वल टू कितना आ गया 20, बहुत सर, कितना आ गया 20, कौन सा आंसर सही है हमारा, बी, ठीक है। मैं इसका एक दूसरा प्रोसेस भी बताता हूं, ये तो रहा हमारा बेसिक प्रोसेस, अब मैं इसका आपको दूसरा प्रोसेस भी बताता हूं, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, नहीं तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा प्रोसेस हमारा है, कह रहा है कि एक धनराशि 2 वर्षों में 15% साधारण ब्याज पर 5200 रुपये हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या दिया है 52, अमाउंट दिया रखा है, ठीक है। तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल मनी प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मतलब जो है ये 30%, ये तो सिंपल इंटरेस्ट 30% है, और किसका है प्रिंसिपल मनी का, प्रिंसिपल मनी 100% है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 130%, 130% की वैल्यू 5200 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो 100% की वैल्यू कितनी होगी तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई आएगी
4000, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, ये प्रिंसिपल हो गई। तो आगे 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 8% दर से कितना हो गया, 5760। तो ये हमारा क्या है, अमाउंट है। अमाउंट और प्रिंसिपल मनी का रेशियो कितना हो गया, 5760, इधर 4000, कैंसिल कर देते हैं, 10 से 10 कैंसिल, 4 1 4, 4 4 16, 100, ठीक है। 4 3 12, 4 6 24, 25 चौके 100, ये प्रिंसिपल, ठीक है। ये 6 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का स्क्वायर है, क्योंकि 2 साल के लिए है। तो क्या हो रहा है, हमारी वैल्यू जो है वो 5 से 6, मतलब 1 बढ़ रही है। और 1 बढ़ रही है तो किस पे, प्रिंसिपल मनी ये हमारा, ठीक है। 5 से 6 हो रही है, ठीक है। 2 साल में 25 से क्या हो रही थी, 36 हो रही थी। तो 1 साल में कितना होगी, 5 से 6 होगी। तो 1 यूनिट बढ़ रही है। तो 1 यूनिट किस पे बढ़ रही है, 5 से। तो 1/5। अब परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा, कितना हो जाएगा हमारा, 20%। कौन सा सही, ये, ठीक है। समझ में आ गया होगा दूसरा प्रोसेस भी हमारा, दूसरा तरीका भी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप पढ़िए इसे एक बार, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। 1-2 बार पढ़िए, फिर देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, फिर मैं बताता हूँ इसे करना क्या है, ठीक है। चलिए पढ़ लिया अब आप लोगों ने, मैं बताता हूँ। एक नाव की धारा के अनुकूल गति, नाव की धारा के प्रतिकूल गति की 12/5 गुना है। तो नाव धारा के अनुकूल 180 किमी और धारा के प्रतिकूल 150 किमी की दूरी, कुल दूरी 15 घंटे में तय कर सकती है। तो नाव स्थिर पानी में 102 किमी की दूरी कितने समय में तय करेगी, ठीक है। अनुकूल मतलब अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, और प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम दे रखा है और अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम जानते हैं कितना होता है, B+C, मतलब बोट की चाल, स्थिर जल में बोट की चाल। और ये करंट मतलब धारा, जल की जो स्पीड होगी, ठीक है। और ये B-C होती है, ठीक। ये कह रहा है कि इसकी क्या है, ये 12 गुनी है, ठीक है। इनके बीच का अनुपात ये। अगर हमें यहाँ B निकालना हो तो कैसे हम निकालेंगे, ठीक है। B/C। तो क्या करेंगे हम, B+C, ठीक है। B+C और B-C कर देते हैं, कितना, 12/5, सॉरी। अब इसका मल्टीप्लाई, 5B + 5C इक्वल टू 12B - 12C, 12C। अब क्या आ जाएगा हमारा इधर, 7B, इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो 17C, ठीक है। B इक्वल टू C, B/C बराबर कितना आ गया, 17 बटा कितना, 7। तो यहाँ से हमें मिल गया B/C, 17 × 7। तो मैं यहाँ देना, ठीक है। हमें मिल गया, जगह की कम पड़ रही है तो हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि ये B और C की वैल्यू आई कैसे, ठीक है। तो मिटा देते हैं हम इसको, आ जाते हैं पेन, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करते हैं हम, 17x मान लेते हैं ताकि सॉल्व करने में आसानी हो, 7x, ठीक।
आगे कह रहा है नाव धारा के अनुकूल 180 किमी और धारा के प्रतिकूल 150 किमी जाने में क्या कुल दूरी जाने में 15 घंटे तक 15 घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 180 किमी और वो भी अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम बी प्लस सी होता है। तो हम क्या करेंगे 17 7 24 ये एक्स कर दिए और फिर ठीक है 180 किमी जाने में टाइम ये लगा। अब कह रहा है कि 150 किमी अप स्ट्रीम जा रही है। ठीक, तो अप स्ट्रीम जाने में क्या होगा बी माइनस सी होता है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 10x। टोटल टाइम कितना लग रहा है 15 आवर। अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं, ये कैंसिल। ठीक है 12 दूना 24, 12 15 में 180 और ये हो गया हमारा 7.5। ठीक है, तो 7.5 x प्लस 15/x बराबर 15। ठीक है 15 7 22, 22.5 अपॉन x इक्वल टू 15। अगर इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा हमारा 1.5, क्योंकि 15 15 यहाँ 2 से 25 तो 1 हो जाए। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा 1.5 x की वैल्यू। तो नाव इस तो यहाँ पे बोट की चाल कितनी हो गई हमारी। ठीक है, नहीं निकालते हैं, पहले डायरेक्ट करते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करते। तो नाव स्थिर पानी में 102 किमी की दूरी कितने दिन 102 किमी की दूरी टाइम पूछ रहा है जाने। ठीक, स्थिर जल मतलब केवल b की वैल्यू, तो केवल b कितना है 17x है। तो 102/17 x का मान हमें पता है कितना है 3/2। इसको आप 1/5 लिखो, 1.5 लिखो या 3/2 लिखो, बात सेम है। अब ये क्या होगा 17 3 51, 51 दूना 102, और ये क्या हो जाएगा उल्टा ऊपर जाएगा। तो t इक्वल टू कितना आ गया हमारा, इसका ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 × 2 बराबर 4 आवर। कितना टाइम लग गया हमें 4 घंटे लग गए। समझ में आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन तुम्हारे पास काफ़ी हैं, लेकिन ये है समय का अभाव। तो अभी मैं आपको सिर्फ अर्थमेटिक के मिक्स क्वेश्चन करा रहा हूँ। धीरे धीरे जब मैं आपसे लाइव मिलूँगा तो सारे क्वेश्चन मैं कराऊँगा, जिससे आपको सारे क्वेश्चन कम समय में आ सकें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिलहाल सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना है। बाय बाय।